हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज दोस्तों हमारा इकोनॉमी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। किसी भी लेक्चर की इम्पोर्टेंस होती है उस लेक्चर में पढ़ाए गए कंसेप्ट से, और किसी भी कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस होती है पूछे जाने वाले मार्क्स से, क्वेश्चंस से, कि उस कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मुरनाल सर का पिलर 1A2 है, जिसमें कि मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया गया है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है इकोनॉमी का, जिसमें से आपको हर साल यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछता है और कंसेप्ट बेस्ड पूछता है। तो इसीलिए इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को सामने रख के आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप सभी के अच्छे कमेंट्स के लिए जो आपने पिछले वीडियोस पे दिए हैं। आई ट्रूली अप्रिसिएट दैट ना। थैंक यू सो मच अगेन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मनी को देखेंगे, मनी का डिमांड सप्लाई क्रिएशन, टोटल डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी ऑफ एसेट, एसेट और लायबिलिटी किसको कहते हैं, डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। उद्गम पोर्टल क्या है, मनी सप्लाई को कैसे मेज़र करते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे M0, M3, M1, M2 ये जो है टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इन सब टॉपिक को हमको आज कवर करना है मनी सप्लाई तक का, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर्स में हम मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे। ये एक जो है लेंदी हैंड आउट है, क्योंकि इसमें से हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मनी का डिमांड, सप्लाई और क्रिएशन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूँ इकोनॉमी को, कि अगर आपने अब तक इकोनॉमी का कुछ भी नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको समझ में आ सके, ठीक है। लेकिन आपसे ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले जो 4 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं उसको आप ज़रूर से देख लें, ताकि आपको एक मतलब एक रिदम में रहोगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि आगे क्या चल रहा है, ठीक है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन माइनार्ड, उन्होंने जो है ये एक थ्योरी दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बताया कि लोग जो है ना अपने पास एसेट रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म में, 3 मोटिव से। मतलब कि आपके पास जो कैश पैसा है वो आप 3 मोटिव की वजह से रखते हो। कौन से 3 मोटिव हैं? उन्होंने कहा एक मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, एक है प्रिकॉशनरी मोटिव, एक है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव डेली आपका जो लेन देन के लिए आपको पैसा चाहिए, जैसे कि आपको दूध खरीदना है, वेजिटेबल्स खरीदना है, शॉपिंग करना है, किसी चीज़ के लिए भी, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आपको पैसे का यूज़ करना है, तो वो हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी सडन चीज़ के लिए, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए, कि आपने सोचा ना हो ऐसा तुरंत कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए ना, उन सब चीज़ों के लिए जो आप पैसा रखते हो उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव के तौर पे। तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है कि बहुत सारे लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि किसी चीज़ का रेट कम होने वाला हो, फिर हम उसको परचेज़ कर लेंगे और फिर प्रॉफिट होने पे बेच देंगे, समझ रहे हो आप। तो इन सब तरह का जो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और फिर परचेज़ करते हैं, बेचते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम स्पेक्युलेटिव मोटिव के तौर पे अपने पास पैसा रखते हैं, जिसको आप एसेट डिमांड ऑफ मनी के भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 3 मोटिव थे जिसकी वजह से लोग अपने पास पैसा रखते थे। 3 कारण ये हैं। अब इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि आप जो है अपने पास जो कैश रखते हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? अभी हमने बताया कैश में आप पैसा रखते हो 3 मोटिव से, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेक्युलेटिव, ठीक है। तो कैश मनी मतलब आप समझ लो कि ट्रांजैक्शन, स्पेक्युलेटिव मोटिव, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बैंक के इंटरेस्ट रेट से। अगर तो आपको बैंक जो है वो मान के चलो इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे देने लग जाए 10%, तो आप क्या करोगे? आप घर में पैसा कैश रखोगे? नहीं रखोगे, आप बैंक में पैसा क्या कर दोगे? जमा कर दोगे। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो कैश आपके पास क्या हो गया? कम हो गया।
बहुत आसान सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन वहीं पे अगर बैंक आपको सिर्फ 1% का ही इंटरेस्ट रेट दे या उससे भी कम देने लग जाए, तो आपको अगर बैंक में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, इससे अच्छा अपने पास कैश के फॉर्म में रख लेते हैं, तो कैश मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा कि हम गोल्ड परचेज़ कर लेंगे या कुछ और परचेज़ कर लेंगे ना। तो ये आपको जो रिलेशन है ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका एक फॉर्मूला क्या है, इन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन डिमांड और स्पेक्यूलेटिव डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो वो बन जाता है टोटल डिमांड फॉर मनी। क्या बन जाता है, ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेक्यूलेटिव डिमांड बन जाता है टोटल डिमांड फॉर मनी। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको सिंपल सी बात है रटना है। लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट है, रिलेशन है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मान के चलो अगर तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो आप दूध खरीदते हो मान के चलो 20 रुपये में, वो कल से मिलने लग जाए 30 रुपये में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा उसको परचेज़ करने के लिए, यानी कि ट्रांजैक्शन डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, आपको पता है इससे जीडीपी भी इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे इंक्रीज़ हो जाता है जीडीपी? आप कहोगे कि महंगाई बढ़ने से जीडीपी कैसे इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसका रिलेशन मैं आप सभी को बताता हूँ बहुत आसान शब्दों में। अभी हमने बात की कि 20 रुपये का दूध अगर कल से 30 रुपये में मिलने जाए तो आप क्या 10 रुपये ज़्यादा दोगे? दूध तो बहुत बेसिक आइटम है, तो आपको 10 रुपये ज़्यादा दे के भी आप क्या करोगे, दूध को परचेज़ करोगे। अब उस दूध वाली कंपनी के पास सोचो हर एक पैकेट पे 10 रुपये ज़्यादा आने लग गया, मान के चलो ओवरऑल उस पर 1000 करोड़ रुपये ज़्यादा आने लग गया। अब उस 1000 करोड़ रुपये का क्या करेगा वो? कुछ पैसा सैलरी में देगा, कुछ जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएगा। बिजनेस को एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, लोगों को नया रोजगार मिलेगा, नया जॉब मिलेगा। नया जॉब मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग शॉपिंग करेंगे। इससे क्या होता है, जीडीपी इंक्रीज होती है। समझ में आ गया आपको इन्फ्लेशन से जीडीपी का रिलेशन क्या है। लेकिन ये भी कुछ हद तक होता है। मतलब ये है कि अगर तो 20 वाला सामान 30 में मिल रहा है, चलो आपने परचेज कर लिया, लेकिन वही 20 वाला सामान 200 में मिलने लग जाए तो क्या आप परचेज करोगे? नहीं करोगे। आप कहोगे यार दूध खाना बंद कर देंगे, लेकिन हम 20 का सामान 200 में परचेज नहीं करेंगे। अभी 200 में परचेज नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो पहले से जॉब जिन लोगों का था वो भी जॉब चला जाएगा, और इससे जीडीपी कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप? एक हद तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही सही कंसेप्ट है। इसीलिए अपने देश में अगर महंगाई 4 से 6% के बीच में रहती है तो ये अच्छी बात है जीडीपी के लिए भी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट रेट के। मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया कि इंटरेस्ट रेट अगर तो कम होता है, इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो क्या होगा कि लोग जो हैं अपने हाथ में पैसा रखेंगे। क्या? अपने हाथ में पैसा रखेंगे। अपने हाथ में पैसा रखेंगे तो वो ज़्यादा परचेज़ करेंगे सामान, ठीक है ना। ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप? ये कितना कोरिलेशन अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। ये आप प्लीज़ इसको चाहे तो समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख लेना, लेकिन ये कंसेप्ट आपको बहुत हद तक याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि कभी आप इसको भूलो ना। इसी कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं टोटल डिमांड ऑफ मनी, जो मैंने आपको बता दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेक्यूलेटिव डिमांड। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब समझते हैं हम लिक्विडिटी ऑफ एसेट किसको कहते हैं, एसेट की लिक्विडिटी। अब आप कहोगे कि एसेट क्या होता है, तो अगर आप जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, साइंस के हो, या आप बीए के स्टूडेंट हो, तो फिर आपको एसेट, लायबिलिटी, ये सब टर्म समझने में मुश्किल होता होगा। तो मैं आपको इसको भी बहुत आसान शब्दों में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, एक टर्म होता है बैलेंस शीट, आपने सुना होगा। बैलेंस शीट जो क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एसेट एंड लायबिलिटीज़ का, कि कितना उस पर एसेट है, कितना लायबिलिटी है, उन सब का जो एक स्टेटमेंट है उसको बैलेंस शीट कहते हैं। अब एसेट किसको कहते हैं, तो यार एसेट एक ऐसी चीज़ होती है आपके पास जो आपको इनकम जनरेट करने में मदद करे, जो आपको इनकम जनरेट करने में मदद करे। एसेट दो तरीके के हो सकते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप हाथ से छू सको, फिजिकल एसेट, जैसे कि मशीन्स हो गई, आपकी फैक्ट्री हो गई, ये सब क्या हो गया, आपके टेंजिबल एसेट्स हो गए। इंटेंजिबल एसेट आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास किसी चीज़ का पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया। तो इनसे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, जनरेट इनकम। आपके पास मशीन है तो मशीन का आप उपयोग करोगे अपने सामान कोई बनाने में, तो आपका इनकम क्या हो रहा है, मशीन से हो रहा है। आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिससे आपका क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। आपके पास किसी चीज़ का पेटेंट है, मान के चलो दवाई का, उस पेटेंट की मदद से आप बहुत सारे दवाई बना रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपके लिए एसेट हो गया। दूसरा
लायबिलिटी किसको कहते हैं? लायबिलिटी होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका इनकम जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि आपका ये ऑब्लिगेशन है पैसा पे करना, यानी आपको पैसा पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ? पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो कोई कंपनी है जिसने बहुत सारे एम्प्लॉय रख रखा है कोई सामान बनाने के लिए, तो अब एम्प्लॉय को सैलरी देगा ना, तो वो इसके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। उसने अगर कंपनी ने लोन पे पैसा उठा रखा है बिजनेस के लिए, तो उस लोन को पेमेंट करेगा ना, इंटरेस्ट देगा ना, तो वो कंपनी के लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। अब उसने कोई सामान मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया, किसी चीज़ का पेमेंट करना है, वो सब क्या हो गया? कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गई। मतलब उसको पेमेंट करना है किसी चीज़ के लिए, तो वो उसके लिए लायबिलिटी हो गई। जिस चीज़ से इनकम जनरेट होगा वो उसके लिए एसेट हो गया। कितने आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। अब एसेट का लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट को चेंज कर सकते हो कैश में, अपनी एसेट को चेंज कर सकते हो कैश में। यानी कि एसेट में हमने देखा कि अगर आपके पास जो है क्या हो, मशीन्स हो, फैक्ट्री हो, ये सब आपके एसेट हो, तो आप कितनी जल्दी इन मशीन्स को बेच के कैश में पैसा ला सकते हो। ये आगे हो गया आपका लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हाईली लिक्विड एसेट उसको कहेंगे जिसकी ज़्यादा होगी, यानी कि गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत जल्दी ये आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। यानी कि अगर आपके पास गोल्ड है, सीधे आप दुकान में जाइए, गोल्ड को सेल कीजिए और कैश ले लीजिए, तो ये हाईली लिक्विड एसेट हो गया आपका। समझ रहे हो आप? डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट अभी हम समझेंगे। डिमांड डिपॉजिट हो जाता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो आपका है। तो आपके पास जो अकाउंट है वहाँ से आप सीधे कैश पैसा निकाल लो, तो ये भी हाईली लिक्विड हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये आगे के पिलर्स में हम डिटेल में जानेंगे। शॉर्ट में आपको बताऊं तो गवर्नमेंट को भी जो लोन चाहिए होता है, गवर्नमेंट जो लोन लेती है 1 साल से कम के लिए अगर लेती है, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, जारी करती है, कि मतलब उस पर लिखा होता है कि मुझको 50,000 रुपये का मैं आपसे लोन ले रहा हूँ और आपको इतने समय के बाद इतने इंटरेस्ट पे पैसा वापस कर दूंगा, ये करके ट्रेजरी बिल। अगर तो सरकार को 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए लोन चाहिए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है। ठीक है, उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी भी बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स, ये सब इशू करती है लोन लेने के लिए। ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके हाईली लिक्विड एसेट हो गए। फिर आता है रिलेटिवली लिक्विड एसेट। ये क्या होता है, मतलब इससे थोड़ा सा कम लिक्विड है। जैसे कि आपका घर हो गया, आप घर इतनी जल्दी नहीं ना बेचोगे जितनी जल्दी आप गोल्ड बेच सकते हो, तो ये सब क्या हो गया, थोड़ा सा कम लिक्विड हो गया। पेंटिंग, स्कल्पचर्स, क्योंकि बायर्स को राइट प्राइस पे बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब अगर आपका घर 20 लाख रुपए का है उसकी कीमत, तो आप तुरंत तो मान के चलो सिर्फ 10 लाख में ही बिकेगा, 12 लाख में ही बिकेगा। लेकिन अगर आपको सही कीमत चाहिए तो फिर मुश्किल होगा ना बायर ढूंढना उस सही कीमत के लिए। तो रिलेटिवली लिक्विड एसेट इसको हम कहेंगे। तीसरा होता है लिक्विडिटी इंजेक्शन या इन्फ्यूज़न किसको कहते हैं। लिक्विडिटी इंजेक्शन क्या होता है कि जब आरबीआई जो है बैंक और एनबीएफसीज के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है ये सब चीज़ों को बाई कर लेता है, परचेस कर लेता है, ताकि लोगों के हाथ में कैश आ सके। अब ये पूरा फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको भी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो मैंने आपको बताया था कि जब क्या होता है कि इन्फ्लेशन कब बढ़ जाता है, जब लोगों के हाथ में कैश मनी ज़्यादा आ जाता है। जब लोगों के हाथ में कैश ज़्यादा आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई अपने जो है शेयर्स वगैरह कुछ बेच देती है इनको, बैंक एनबीएफसीज को, और उनसे कैश वापस ले लेती है। जब बैंक वगैरह कैश आरबीआई को दे देंगे तो उनके पास लोन देने के लिए कस्टमर के पास पैसा नहीं रहेगा, तो कस्टमर के पास लोन नहीं आएगा, यानी कस्टमर के पास कैश नहीं आएगा, तो कस्टमर शॉपिंग नहीं करेगा, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ आरबीआई सब पे तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को कम करने का। समझ में आ रहा हो कि आरबीआई जो है अगर वहीं पे कि आरबीआई को अगर बढ़ाना है मनी सप्लाई मार्केट में, तो आरबीआई बैंक को लोन दे देगा कि ये लो कैश। बैंक क्या करेगा, कस्टमर को लोन देगा, कस्टमर जनता को लोन देगी, जनता खूब शॉपिंग करेगी तो फिर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन जीडीपी भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, ये सब आपका बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। अब समझते हैं डिपॉजिट के टाइप्स को। क्या होता है डिपॉजिट? डिपॉजिट 2 तरीके का होता है, एक होता है टाइम लायबिलिटी, एक होता है डिमांड लायबिलिटी। यानी कि एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट।
डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट लगभग आप सभी के पास होगा ही होगा। आपने जो अकाउंट खुलवा रखा होगा वो सेविंग अकाउंट होगा। करंट अकाउंट मोस्टली बिजनेसमैन ये सब खुलवाते हैं, इस पर इंटरेस्ट उनको नहीं मिलता है। इंटरेस्ट नहीं मिलता है फिर भी क्यों खुलवाते हैं? क्योंकि उनमें उनको दूसरी तरीके की सुविधा मिलती है, यानी ट्रांजैक्शंस उनका बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ ओवरड्राफ्ट लोन वगैरह की फैसिलिटी उनको मिल जाती है, तो कुछ अदर तरीके का बेनिफिट होता है करंट अकाउंट का, इसलिए बिजनेसमैन वगैरह खुलवाते हैं उसको ज़्यादातर। ठीक है, तो आपका हो गया एक टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपको पता ही है क्या होता है। आप एफडी करवाते हो कि अगर 10 साल का एफडी है, कुछ मान के चलो 8% इंटरेस्ट रेट के बाद, तो उतने साल के लिए वो लॉक हो जाएगा आपका पैसा, आप नहीं निकाल पाओगे, बल्कि आपको जमा करते रहना होगा और जब मैच्योर हो जाएगा वो पैसा तब आप जाके निकाल लोगे। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है टाइम लाइबिलिटी पे। डिमांड पे थोड़ा क्या होता है, कम मिलता है आपको। सेविंग अकाउंट सब पे आपको इंटरेस्ट रेट हार्डली 3 से 4% का ही मिलता है ना, और इस पे एफडी पे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी क्यों लिखा हुआ है? लाइबिलिटी इसलिए लिखा है क्योंकि बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है होता है। डिपॉजिट क्या होता है बैंक के लिए? डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटी फॉर द बैंक। क्यों लाइबिलिटी होता है? क्योंकि आप जो पैसा अपना डिपॉजिट कर रहे हो बैंक के पास, आप वापस भी तो लोगे, और वापस लोगे तो यानी बैंक को पैसा वो आपको वापस देना पड़ेगा, और बैंक को पैसा वापस देंगे वो, तो बैंक के लिए क्या हो गया, वो लाइबिलिटी हो गया। क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। तो आपको बैंक के लिए एसेट क्या होता है फिर भाई? बैंक के लिए एसेट होता है लोन। आपको जो बैंक लोन देता है वो बैंक के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपको वापस करना है बैंक को। अब आप वापस करोगे, उस पर इंटरेस्ट भी दोगे, तो बैंक के लिए वो एसेट हो गया। समझ में आया आप सभी को बहुत आसानी से? तो डिमांड लायबिलिटी में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आ जाता है, डिमांड ड्राफ्ट आ जाता है, फिक्स डिपॉजिट का ओवरड्यू बैलेंस आ जाता है, यानी फिक्स डिपॉजिट का जब टेन्योर ओवर हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, तब तो बैंक को वो पैसा आपको देना पड़ेगा ना। फिर बहुत सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा तो कर दिया है लेकिन अब तक लेने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, टाइम लायबिलिटी के जो एफडी वगैरह होता है उसको आप कोलैटरल के तौर पे भी दे सकते हो लोन बोरो करने के लिए। मतलब आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, तो आप इन एफडी के कागज़ों को भी गिरवी रख सकते हो। अब लोग, आप बताओ मेरे को कि लोग पैसा ज़्यादा कहाँ रखते हैं, सेविंग अकाउंट में या एफडी में? आप कहोगे आप तो सेविंग अकाउंट में रखते हो, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे ना तो लोग ज़्यादातर पैसा एफडी में रखते हैं। आप तो स्टूडेंट हो, आप ज़्यादा पैसा कमाते नहीं हो अभी, तो आपके पास एफडी वगैरह करवाने के पैसे ही नहीं हैं। लेकिन जो लोग महीने के मान के चलो 50,000 लाख रुपए भी कमाते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एफडी अकाउंट खुलवाते हैं। वहाँ पे वो कुछ फिक्स अमाउंट में पैसा डिपॉजिट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। समझ में आया आप सभी को? यहाँ पे उनको इंटरेस्ट कम मिलता है तो एक लेस अमाउंट में पैसा रखते हैं। अब एफडी आरडी जो होता है वो लिक्विडिटी की अगर बात करें तो लेस लिक्विडिटी होता है इसका। क्यों लेस लिक्विडिटी होता है? क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट से तो आप तुरंत पैसा चाहे तो निकाल लोगे, मोर लिक्विड हुआ। लेकिन एफडी के लिए मैंने क्या कहा, या तो मैच्योर होगा आप पैसा तब आप निकालोगे क्योंकि उसमें लॉक इन पीरियड होता है, या फिर आप टाइम से पहले निकाल लोगे तो आपका कुछ पैसा कटेगा, इसलिए ये थोड़ा लेस लिक्विड होता है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि प्री 2019 में पूछा गया है, आप सभी ध्यान से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। क्या इंक्लूडेड नहीं है एसेट में कमर्शियल बैंक इंडिया में? मतलब बैंक का जो एसेट है उसमें क्या नहीं है? एडवांसेस, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। क्या आंसर होगा? वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या आंसर होगा इसका। देखो, इसने बोला है कि एसेट नहीं है, एसेट नहीं है, एसेट नहीं है तो क्या होगा? लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी बैंक के लिए क्या है? डिपॉजिट है। क्या है? डिपॉजिट। अभी हमने देखा डिपॉजिट क्या है? लायबिलिटी है। किसके लिए? बैंक के लिए। अब आप कहोगे एडवांसेस क्या है? एडवांसेस लोन को कहते हैं। ठीक है, बैंक जो लोन देता है वो बैंक के लिए मैंने बताया था क्या होता है? एसेट होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट इंक्लूडेड इन एसेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी एसेट बैंक के लिए नहीं होता है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। एक टर्म होता है जिसमें एक दूसरे को लोन वगैरह देते हैं बैंक वाले। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपको पता ही है कि जो बैंक जो है पैसा बैंक को इन्वेस्टमेंट पर्पसेस सबके लिए जो बैंक को दिया जाता है, समझ रहे हो बैंक, तो ये भी बैंक के लिए क्या है? एसेट नहीं है। यहाँ पे हमको पूछा गया है क्या? लाइबिलिटी बताना है हमको। क्या बताना है? लाइबिलिटी। अब बैंक अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देगी,
बैंक किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देगी, वो भी एक तरह का क्या हो गया, लोन टाइप हो गया। तो ये बैंक के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। लेकिन हमको क्या पूछा, लाइबिलिटी पूछा है, ठीक है। अब हम समझते हैं डिपॉजिट में टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में ग्रीन डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट अभी हमने समझ लिया क्या होता है, एफडी आरडी हो गया टाइम डिपॉजिट। अब ग्रीन डिपॉजिट क्या है, आरबीआई जो है 2023 में कुछ गाइडलाइन लाई थी कि एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है। इसमें क्या होगा कि जो डिपॉजिट हुआ मनी है, जो मतलब ग्रीन डिपॉजिट में जो भी लोग पैसे जमा करवाएंगे, इसका पैसा जो है बैंक लोन के रूप में किसको देगी, उन्हीं को देगी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इन सब सेक्टर्स में काम करते हैं। फॉसल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सब सेक्टर्स में लोन नहीं देगी। तो ये क्या था, ग्रीन डिपॉजिट वाला एक टर्म था, ठीक है। तो ऐसे बैंक अगर एनबीएफसीज को अगर उनको बोरोवर नहीं मिलते हैं, ग्रीन बोरोवर नहीं मिलते, तो वो क्या करें, तब वो क्या कर सकते हैं कि वो इन पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ में, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर्स में, मतलब 1 साल से कम वाले ट्रेजरी बिल सब में, ताकि वो जल्दी से, अगर कोई मान के चलो पैसा लेने के लिए आ गया, उनको ग्रीन बोरोवर आ गया, तो वो पैसा जल्दी से इसको लिक्विड करवा के उसको दे सके लोन के तौर पे, ठीक है। तो ये हर एक बैंक के लिए कंपलसरी नहीं होता है ग्रीन डिपॉजिट वाला, ठीक है। इसके बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि हम पिलर 2 में पढ़ेंगे कि बैंक का क्या फ़ायदा होता है अगर वो ग्रीन डिपॉजिट वगैरह लेती है। बैंक को CRR, SLR जो है उसमें छूट वगैरह आरबीआई की तरफ से मिलती है उसमें, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे बल्क डिपॉजिट किसको कहते हैं। जैसे कि टर्म से ही पता चल रहा है, बल्क में कोई चीज़ डिपॉजिट हुआ है, यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा अगर डिपॉजिट होता है उसको हम कहेंगे बल्क डिपॉजिट। कोई व्यक्ति, अगर आपके पास 3 करोड़ से ज़्यादा अगर आप बैंक में जमा करते हो तो आप बल्क डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको हो सकता है बैंक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी दे, क्योंकि भाई 3 करोड़ इज़ लॉट ऑफ मनी ना, तो कंपेयर टू नॉर्मल फिक्स रेट के हिसाब से आपको ज़्यादा भी पैसा मिलेगा, ठीक है। सैलरी अकाउंट किसको कहते हैं भाई, सैलरी अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी कंपनी क्या होती है, किसी बैंक अकाउंट में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी अकाउंट ओपन करवाती है, जिसमें वो मंथली सैलरी जो है वो भेजती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उन अकाउंट्स को हम कहते हैं सैलरी अकाउंट कहते हैं। अब कंपनी क्यों ओपन करवाती है बैंक में, सीधे बैंक मतलब कब जो लोगों पे पहले से अकाउंट है उसमें पैसा क्यों नहीं देती, क्योंकि इसमें समझो कंपनी का बैंक के साथ टाइप होता है कि एक साथ हम पैसा जमा करवा देंगे, थोड़ा सा कंपनी वालों को भी बेनिफिट मिल जाता है, कोई झंझट भी नहीं रहता किसी से लेने का, समझ रहे हो। तो कंपनी सैलरी अकाउंट ओपन करवा देती है एम्प्लॉय का, ठीक है। अब हम समझते हैं इनऑपरेटिव और अनक्लेम्ड अकाउंट किसको कहते हैं डिपॉजिट में। इनऑपरेटिव अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है, जैसे इनऑपरेटिव है, ऑपरेटिव नहीं है। तो अगर कोई डिपॉजिटर ने 2 साल से ज़्यादा हो गए लेकिन बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो उसको कहेंगे हम इनऑपरेटिव अकाउंट कहेंगे। लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है वो अभी स्टक है इनऑपरेटिव अकाउंट में। अब क्या इस पे बैंक कोई पेनल्टी लगाती है? नहीं भाई, बैंक कोई पेनल्टी नहीं लगाती, बल्कि आपको इंटरेस्ट कंटिन्यूसली देती रहती है उस पैसे पे। अनक्लेम्ड डिपॉजिट किसको कहते हैं कि ऐसा डिपॉजिट जो कि कस्टमर्स ने किया तो सही, लेकिन उसको अब तक क्लेम नहीं किया है। लगभग 42,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा भी इसमें स्टक है, समझ रहे हो आप। तो आप चाहे तो उसको क्लेम कर सकते हो। तो अगर तो कोई सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट 10 साल से ज़्यादा जो है वो ऑपरेट नहीं किया गया है, तो उसको हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट वाले अकाउंट में डाल देंगे। या फिर अगर कोई एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट वगैरह क्लेम नहीं किया है, 10 साल से ज़्यादा हो गए उसके मैच्योरिटी को, फिर भी क्लेम नहीं किया है, तो उसको क्या कहेंगे हम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट में वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं उद्गम पोर्टल पे। किस पे आते हैं? उद्गम पोर्टल पे। उद्गम पोर्टल क्या है? अगर आपका ही ऐसा ही कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट वाला बैंक अकाउंट है, तो आप इस पोर्टल पे जाके अपना पैसा लेके आ सकते हो, ठीक है। अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या था, 10 साल से ज़्यादा अगर आपने क्लेम नहीं किया है, तो क्या होता है, बैंक को ना वो जो पैसा है वो जमा कर देना होता है आरबीआई के DEA फंड में, डिपॉजिटर एजुकेशनल अवेयरनेस फंड में बैंक को वो पैसा जमा कर देना होता है। और आप उद्गम पोर्टल पे जाके आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपके पापा दादाजी इन सबके से सर्च करके देखो, कहीं आपके पापा दादा सब ने कोई बैंक अकाउंट खोल रखा हो और वो भूल गए हों, अनक्लेम डिपॉजिट हो, तो आपको इस पोर्टल की मदद से आपका वो पैसा वापस मिल जाएगा विद फुल इंटरेस्ट रेट अब तक का जो भी है, ठीक है। अब समझते हैं हम फुल रिजर्व बैंकिंग वर्सेस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग किसको कहते हैं। फुल रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, ये एक टर्म है फुल रिजर्व बैंकिंग। इसमें क्या होता है कि आपके बैंक में जो आपने डिमांड डिपॉजिट में पैसा जमा करवा रखा है, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में, तो क्या बैंक उस पैसे को लोन के रूप में दे सकती है किसी और को? तो फुल रिजर्व बैंकिंग में नहीं देती है, नहीं देती है तो फिर भाई आपको हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी ना दे बैंक। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में देती है, वो पैसा लोन के रूप में लोगों को दे देती है और आपको उस पर फिर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। क्या टाइम डिपॉजिट बैंक जो है वो लोन में दे सकती है? नहीं दे सकती। फुल रिजर्व बैंकिंग में दे सकती है, फ्रैक्शनल में भी देती है, ठीक है। अगर हम बात करें बैंक जो है
कोई चीज़ एकदम से हो गया, कोई लूट-पाट हो गई बैंक में, कोई चीज़ ऐसा हो गया, बैंक को लूट के चला गया, तो जब बैंक ने आपका पैसे को किसी को लोन पे दिया ही नहीं है, तो आपका पैसा बैंक के पास क्या है, सेफ़ है। तो ये जो है आपका सिक्योर ज़्यादा हुआ। और फ्रैक्शनल वाला जो हो गया वो कम सिक्योर हुआ। समझ रहे हो आप? जो अगर आप कहो कि सडन कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे जो है फुल रिज़र्व बैंकिंग में, क्योंकि यहाँ पे लोन के रूप में नहीं दिया गया था, तो ये कम वल्नरेबल है, ये ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर हम बात करें अपने देश में क्या चलता है भाई, अपने देश में फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग चलता है, क्योंकि आपको पता है आप पैसा जो जमा करते हो आपको उसको लोन पे मिलता है पैसा, यानी कि बैंक उसको जो है, मतलब आप पैसा जो जमा करते हो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना, तो बैंक यानी किसी और को वो पैसा लोन में देती है। तो इंडिया में क्या चलता है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम चलता है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, बैंक लोन में देगा तो बैंक भी पैसा कमाएगा, तो यहाँ पे बैंक का ग्रोथ ज़्यादा होता है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। अब हम आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेजर ऑफ मनी सप्लाई पे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए आप, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगा। अब मनी सप्लाई होता क्या है, हमारे आपके जैसे करोड़ों लोगों के हाथ में जो पैसा है हम लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कितने सप्लाई में है, उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। बैंक के नज़र से देखो तो कितने रुपए मार्केट में चल रहा है इस समय में। जैसे सरकार को कोई स्कीम बनानी है, उसके लिए उसको पता होना चाहिए ना कि कितने लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिलना है, जिस चीज़ के लिए वो स्कीम बना रही है। तो सरकार को क्या चाहिए, डाटा चाहिए। वैसे ही आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है इकोनॉमी के लिए, उसके लिए बनाने के लिए उसको डाटा चाहिए कि कितना रुपए मार्केट में चल रहा है, सप्लाई में है, ताकि उसको पता चल सके और वो इन्फ्लेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, जीडीपी को कम ज़्यादा कर सके, ठीक है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि इकोनॉमी में है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पे, यानी इस समय में हमारे देश में कितना अमाउंट ऑफ मनी चल रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, वो हो गया आपका मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को मेज़र क्यों करना, मनी सप्लाई को मेज़र इसीलिए करना, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है जिसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब चीज़ें कम ज़्यादा करना होता है। ये सब चीज़ें होता क्या है, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वेट कीजिए। वैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को फिजिकल पॉलिसी बनाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसमें टैक्स आपका कम ज़्यादा करती है, सब्सिडी देती है, जिस इन्वेस्टमेंट करती है। इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, इनको डाटा चाहिए, जिससे कि जीडीपी ज़्यादा कर सके, इन्फ्लेशन कम कर सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके। यही डाटा के लिए हमको मेज़र करना होता है मनी के सप्लाई को। मनी का सप्लाई क्रूशियल रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन में भी और इंटरेस्ट रेट में भी, आप जो लोन को डिपॉजिट करते हो इन सब चीज़ों में। आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे मेज़र करता है, तो आरबीआई के पास कुछ तरीका है, कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि M0, M1, M2, M3, M4, ये रहे वो इंडिकेटर्स और इनके फॉर्मूला। तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये होते क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। M1 और M2 को हम कहते हैं नैरो मनी, M1 M2 को क्या कहते हैं हम, नैरो मनी। M3 M4 को क्या कहते हैं हम, ब्रॉड मनी। क्यों कहते हैं M1 M2 को नैरो मनी, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कम पैसा है, क्या है, कम है। M3 M4 में ज़्यादा पैसा है, इसलिए ब्रॉड मनी कहते हैं। अब आप कहोगे कि कम पैसा है ज़्यादा पैसा है, समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ, इसको आसान शब्दों में समझिए। मेज़र करने का आरबीआई ने फॉर्मूला बनाया हुआ है। क्या क्या फॉर्मूला, 4-5 चीज़ें देखता है। CU, कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, जो कि हमारे पास रुपए है, सिक्का है, वो सब चीज़ें पब्लिक के पास। उसके बाद इसमें 2 चीज़ें आती है, कॉमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। कॉमर्शियल बैंक में हमने पता है आपको कि डिमांड डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। दूसरा टाइम डिपॉजिट होता है, फिक्स FD और RD ना, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। दूसरा पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, करंट अकाउंट नहीं होता है, आपका सेविंग अकाउंट होता है। और दूसरा टाइम डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो 3 चीज़ें हैं, कॉमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट और CU, और इसी को अगर सब पार्ट कर दे तो ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, ये मिलके जो है मेज़र करने का आरबीआई का तरीका है। अगर आरबीआई को M1 नापना है, M1 का फॉर्मूला क्या था कि क्वाइन एंड करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट का, डिमांड डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको M1 मिल जाएगा। वहीं पे M2 क्या था, करंट क्वाइन एंड करेंसी विद पब्लिक। आपको इसको नोट करते जाइए, ठीक है, मैं आपको अलग से एक चार्ट के फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ नोट करते जाइए। आप कहोगे तो मैं इसका फ़ोटो जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा। प्लस
यहाँ पे देखो M2 क्या था, कॉइन करेंसी विद पब्लिक करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। M3 क्या है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक CASA कॉमर्शियल बैंक का, FD/RD कॉमर्शियल बैंक का, ये तीनों को प्लस कर दोगे तो आपको M3 मिल जाएगा। M4 क्या है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक भी, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा कर रखा है लोगों ने वो भी, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा है वो भी, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो भी, प्लस टाइम डिपॉजिट में जो पैसा है वो भी। यानी कि अब आप समझ में आ गया ना आपको, सबसे ज़्यादा आप पैसा कहाँ है, M3 में देखोगे आप, ये तीन हो गए, M4 में ये हो गए, तो ये हो गया आपका ब्रॉड मनी। यहाँ पे आप देखोगे M1 और M2 ना, तो ये हो गया आपका नैरो मनी। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, कौन सा कितना लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे जितना जो कम होगा उतना ज़्यादा लिक्विड होगा। कॉमर्शियल बैंक का करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जब मैंने बताया था आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, इसको हमने दे दिया 5 स्टार, लेकिन क्वांटिटी क्या है, कम है। वहीं पे M2 की क्या है, लिक्विड, 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे, तो ये लिक्विडिटी इससे थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आ गया। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट लोग कम ही खुलवाते हैं, क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। M3 में देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 चीज़ें हैं लेकिन कॉमर्शियल बैंक का है, इसकी लिक्विडिटी इससे M2 से थोड़ा सा और कम हो गया, क्वांटिटी और इंक्रीज़ हो गया क्योंकि यहाँ पे FD आ गया ना। FD आपको पता है कि क्या होता है, लिक्विडिटी कम होता है उसमें। M4 में क्योंकि सब चीज़ आ गया, सबसे कम लिक्विड है लेकिन क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। अब आपको याद रखना है M3 जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है, RBI यूज़ करती है मेज़र करने के लिए मनी सप्लाई को, जिसको कि हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स या एग्रीगेट मनी सप्लाई भी कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि फाइंड द एग्रीगेट मनी सप्लाई किसी चीज़ का दे के, कंडीशन दे के, तो आपको समझ जाना है कि M3 निकालना है, ठीक है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं नेट डिमांड और नेट टाइम डिपॉजिट, यानी कि हम और आप जैसे लोग जो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पे। इसकी बात नहीं चल रही कि बैंक आपस में एक दूसरे के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे और आपकी जनता की बात चल रही है जो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है। M1 M2 को नैरो मनी क्यों कहा गया, क्योंकि स्मॉलर साइज की वजह से, ठीक है। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझा रखा है, इसको अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बता दिया इंटर बैंक जो डिपॉजिट है वो काउंट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक्सिस बैंक जो है वो RBI में डिपॉजिट करता है वो काउंट नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे नेट डिपॉजिट टर्म का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है वो लेस लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि भाई पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का कोई ATM होता है? नहीं होता है। आप सीधे बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा आपको पैसा निकालने के लिए, लंबी लाइन में लगो फिर पैसा निकालो, इसलिए वो लेस लिक्विड होता है। फॉर्मूला क्या था, याद कर लीजिए इसको, कॉइन करेंसी विद पब्लिक CU, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, M1 का फॉर्मूला है कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। M2 क्या है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक, सब में रहेगा, ठीक है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का जो भी था वो। M3 में क्या था, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, फिर आपका कॉइन करेंसी विद पब्लिक टाइम डिपॉजिट FD/RD। M4 में क्या है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट FD/RD और सेविंग अकाउंट जो भी पोस्ट ऑफिस का होता है, उसके बाद टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। ये आपको भले ही थोड़ा सा अजीब लगे लेकिन आप 1-2 बार वीडियो को और देख लोगे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि M1 में ये दोनों आता है, M2 में ये 3 चीज़ें आती हैं, M3 में ये 3 और M4 में ये सब आता है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ, इंटरव्यू में भी आप क्वेश्चन बता पाओ। अब मैं इसको आपको ना फॉर्मूले के जरिए बहुत आसान में बताता हूँ, क्या कैसे इसको समझो लिक्विडिटी के बारे में। मान के चलो आपके पास था 10 रुपये, ठीक है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक कितना है, 10 रुपये है, आपने बैंक में भी 10 रुपये जमा करवा के रख रखा है, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए ये बताइए आप मेरे को। आपके पास टोटल हो गए 20 रुपये, ठीक है। क्या आपकी लिक्विडिटी ये ज़्यादा है या कम है, तो ये लिक्विडिटी ज़्यादा है, कितनी है, ज़्यादा है। आपके पास कितने रुपए हो गए, 20 रुपये हो गए, और ये हाईली लिक्विड हो गया यहाँ पे, ठीक है, 5 स्टार। दूसरा, M2 में कॉइन करेंसी लोगों पे 10 रुपये आपके पास, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में 10 रुपये जमा है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में भी 10 रुपये, टोटल कितने रुपए आपके पास हो गए, टोटल आपके पास हो गए कितने रुपए, 30 रुपये, ठीक है। ये कम लिक्विड है, ज़्यादा लिक्विड है, तो ये M1 से कम लिक्विड है, यानी 4 स्टार हमने इसको दे दिया। तीसरा, अगर हम बात करें M3 का, इसमें 10 रुपये आपके पास हैं, 10 रुपये आपने बैंक में जमा करवा रखा है, सेविंग अकाउंट में 10 रुपये आपने FD 40 रुपये आप समझो FD करवा रखा है, टोटल कितने रुपए यहाँ पे हो गए आपके, टोटल यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 40 50 60 रुपये हो गए, कितने, 60 रुपीज़ हो गए। और ये
लिक्विडिटी और कम होगा, इसको 3 स्टार देंगे हम। क्यों लिक्विडिटी कम होगा? क्योंकि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसा जमा है। अब बात करते हैं M4 को। M4 में 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये बैंक में जमा है, 10 रुपये एफ डी में, 40 रुपये एफ डी में जमा है, सेविंग अकाउंट में 10 रुपये पोस्ट ऑफिस के टीए में जमा है, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में जमा है, यानी कि एफडी आरडी सब में जमा है पोस्ट ऑफिस के। ये सबसे कम लिक्विड होगा। क्या? ये सबसे कम लिक्विड, जिसको मैं दे दूंगा 1 स्टार। क्या? M1, M2, M3, M4, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार और चाहे तो फॉर्मूला को देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया टोटल आपके पास इतने रुपए। M3 को एग्रीगेट मनी सप्लाई कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, क्योंकि ये कंप्रिहेंसिव पिक्चर देता है। कंप्रिहेंसिव पिक्चर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लोगों को इतना बैंक अकाउंट नहीं है ना, इसीलिए M3 जो है RBI ज़्यादातर देखता है, ठीक है। M1, M2 को नैरो मनी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। M3, M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद M0 क्या था भाई? M0 मैंने बताया था, जो भी अमाउंट प्रिंट करता है RBI, मतलब जो इनिशियली जो अमाउंट था वो M0 होगा। इसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, यानी अगर RBI ने 200 रुपये प्रिंट किया है, वो हो गया M0 में आपका आ गया, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक और कंसेप्ट आप समझ लीजिए। मान के चलिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और मेरे पास ही मान के चलो 100 रुपये हैं, और मैंने उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब हम उस समय का पिक्चर देखें। M3 मुझसे कहे कि M3 बताओ कितना होगा, तो यार देखो मेरे पास 100 रुपये थे, जिसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? उस कंपनी के बैंक अकाउंट में भेज दिया। 100 रुपये उस कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या हो गया? चला गया। तो अब M3 क्या होगा? M3 था, ये प्लस कर दो इसको, M3 अभी भी 100 रुपये ही रहेगा। यानी पहले भी M3 जब मेरे पास था तब भी 100 रुपये था, और अब भी M3 क्या हो जाएगा? 100 रुपये ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास से अब 0 हो गया और यहाँ पे पैसा आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको? अब क्या होगा? मान के चलो कि उस जिस कंपनी के शेयर मार्केट वाले में मैंने इन्वेस्ट किया था, उसने 100 रुपये अपने मतलब एम्प्लॉय को सैलरी में दे दिया। उस समय पे M3 अगर पूछे कितना होगा, उस समय पे भी M3 100 रुपये ही होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से पैसा वापस कॉइन एंड करेंसी पब्लिक के पास आ गया ना, यहाँ पे 100 रुपये। समझ में आया आपको कितना आसान कंसेप्ट है? यानी कि या तो पैसा आपके पास है या तो बैंक में है, दो ही कंसेप्ट हैं इसमें। या तो पैसा आपके पास है या तो बैंक अकाउंट में है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए M0 120 है, यानी कि जो शुरू वाला मनी है वो 120 रुपये था। अब वो M0 राम के पास 120 रुपये है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। राम ने 100 रुपये बैंक में जमा करवा दिया SBI के, और 20 रुपये अपने पास रखा, 20 रुपये अपने पास रखा। फिर SBI ने क्या किया? लोन में दे दिया श्याम को वो 100 रुपये। SBI ने वो 100 रुपये जो राम ने जमा करवाए थे, उस श्याम को 100 रुपये लोन में दे दिया। अब श्याम क्योंकि कंपनी का ओनर था, उसने वो 100 रुपये अपने एम्प्लॉय पवन को एज अ सैलरी दे दिया। पवन ने क्या किया? वो 80 रुपये अपने पास बैंक डिपॉजिट कर दिया और 20 रुपये अपने पास रख लिया। अब बताओ M3 क्या होगा? तो यार बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चंस UPSC में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। और मैं कहूँगा वीडियो को चाहे तो 2 बार देख लीजिएगा आप। आज हम बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इसीलिए नहीं करेंगे, मैं आपको अच्छे से इसको पहले समझा दूँ। तो अब हम देखते हैं, आते हैं M3 क्या आता है। M3 का फॉर्मूला कॉइन करेंसी विथ पब्लिक, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और FD RD कॉमर्शियल बैंक का। राम के पास 120 रुपये थे, जिसमें से 100 रुपये उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, यानी कि यहाँ पे आ गया 100 रुपये। और खुद के पास उसने कितने रुपये रख लिए? 20 रुपये रख लिए, ठीक है। कोई भी FD RD में जमा नहीं करवाया। अब SBI ने क्या किया? वो 100 रुपये श्याम को दे दिया लोन पे, और श्याम ने पवन को दे दिया वो 100 रुपये सैलरी के तौर पे। अब पवन ने क्या किया? उस 80 रुपये को बैंक में जमा करवा दिया। 80 रुपये पवन ने बैंक में जमा करवा दिया और 20 रुपये खुद रख लिया पवन ने, ठीक है। अब M3 आपको बताना है कितना होगा। M3 क्या था? इनको ऐड कर दो, 20 20 40, 180 180 हो गया। यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दोगे आप, 220 हो गया। यहाँ पे M3 कितना हो गया? 220 हो गया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई जब यहाँ से जो 100 रुपये था, ये क्योंकि ये तो अब राम का जो 100 रुपये था SBI के पास, ये तो SBI ने श्याम को दे दिया था एज अ लोन, तो ये 100 रुपये अभी भी यहाँ पे क्यों है? इस वजह से है, आपने अपना पैसा जो 100 रुपये आपने बैंक अकाउंट में जमा करवाते हो, बैंक उसको किसी और को लोन में दे देती है। तो अब जब आप बैंक में बैलेंस चेक करते हो तो क्या वो आपका पैसा 0 हो जाता है? नहीं होता है ना। जितना पैसा आपने जमा करवाया था उतना दिखाता है ना आपको। तो यही पैसा मैंने आपको बताया था ना, सेम पैसा हर जगह सर्कुलेट होता रहता है।
सेम मनी अपीयर होता है मल्टीपल अकाउंट में, क्योंकि एज अ लोन के रूप में दिया गया। क्यों? एज अ लोन के रूप में। वहीं पे अगर ये पैसा आप बैंक से निकाल लेते 100 रुपये, तो ये हो जाता है यहाँ पे 0 रुपये हो जाता है। इसको भी हम देखेंगे। मतलब समझ में आ गया ना आपको? एसबीआई ने ये लोन में दिया था। अगर मान के चलो एसबीआई किसी को ये लोन में देता ही नहीं, तब M3 कितना होता? अगर एसबीआई किसी को लोन में देता ही नहीं, 20 रुपये राम के पास थे, 100 रुपये एसबीआई के पास रहता, तो टोटल 120 रुपये रह जाता M3। ठीक है, तब M3 कोई चेंज होता ही नहीं, जितना M0 था उतना ही रहता। लेकिन वही 120 रुपये सोचो, सर्कुलेट 2 बार हुआ तो बन गया 220 रुपये। वो 120 220 बन गया। इसी को कहते हैं मनी का मल्टीप्लिकेशन, जो हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। सोच रहे हो आप, मनी 120 रुपये आरबीआई ने छापी, लेकिन वो बन गया कितना? 220 बन गया। ये भाई चमत्कार है इकोनॉमी का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। पैसा डबल क्यों हो गया? क्योंकि सेम मनी मल्टीपल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मेरे को पता है कि आपका माइंड इस समय कंफ्यूज हो गया होगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिए आप। क्वेश्चन क्या था कि अगर तो आप विड्रॉ करते हो 1 लाख कैश में डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से अपने बैंक के, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई पे इन द इकोनॉमी? एग्रीगेट मनी सप्लाई क्या था? M3 था। M3 पे इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा अगर आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए? तो 1 लाख अगर आपने निकाल लिए, इसके ऑप्शंस देख लीजिए। क्या 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे M3 में? क्या 1 लाख रुपए M3 में बढ़ जाएगा? क्या 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा? 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा? 1 लाख से 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, या वो अनचेंज रहेगा? M3 का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए आप, क्या था? कॉइन करेंसी विद पब्लिक, फिर कमर्शियल बैंक अकाउंट का करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट प्लस FD RD था। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि 100 रुपये जो था, मतलब 1 लाख रुपये जो था, वो क्या किया? निकाल लिया गया यहाँ से, बैंक से निकाल के कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक में ले आया गया। देख रहे हो यहाँ पे क्या था? बैंक में था, आपके कैश जो था आपने विड्रॉ कर लिया डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट अपने अकाउंट से। ठीक है, तो यानी पहले कंडीशन ये था कि पहले जो 1 लाख रुपये था वो यहाँ पे था। ठीक है, 1 लाख रुपये यहाँ पे था, आपके पास 0 रुपये था। अब क्या हो गया? नाउ आपने 1 लाख रुपये निकाल के आपके पास आ गया और ये 0 हो गया, तो अब M3 कितना होगा? अनचेंज्ड। 1 लाख का 1 लाख ही रह गया। समझ रहे हो आप? अब आप कहोगे यहाँ पे 0 क्यों हो गया? फिर भाई कंसेप्ट आप फिर से पीछे देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि आपने पैसा निकाल लिया। जब आप पैसा अपने अकाउंट से निकाल लेते हो तो पैसा आपके अकाउंट में बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना। लेकिन यहाँ पे 0 क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पे लोन के रूप में बैंक ने दिया था आगे। ठीक है, कन्फ्यूज़न कोई भी आपको नहीं होना चाहिए। अगला CDS 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन नैरो मनी में क्या इंक्लूडेड है? नैरो मनी में क्या इंक्लूडेड है? नैरो मनी क्या था? M1 था और M2 था। वो क्या था? नैरो मनी, जहाँ पे कम पैसा था। तो कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, बिल्कुल। डिमांड डिपॉजिट क्या था या नहीं था? देखो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको टाइम देता हूँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक, चलिए अब आंसर मैं बताता हूँ इसका। डिमांड डिपॉजिट क्या था या नहीं था? बिल्कुल डिमांड डिपॉजिट भी था। क्यों? M1 और या M2 का फॉर्मूला क्या था? M1 या M2 का फॉर्मूला क्या था? M1 का फॉर्मूला था कॉइन करेंसी विद पब्लिक, दूसरा क्या था? करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। M2 का फॉर्मूला क्या था? कॉइन करेंसी विद पब्लिक, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, किसका? कमर्शियल बैंक का, प्लस सेविंग अकाउंट किसका? पोस्ट ऑफिस का। ये फॉर्मूला किसका था? यहाँ पे आप देख पाओगे ये किसका फॉर्मूला था? ये M2 का फॉर्मूला था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो दोनों में क्या आ रहा है? कॉइन करेंसी विद पब्लिक तो आ ही रहा है, तो ये हो गया। डिमांड डिपॉजिट दोनों में आ ही रहा है, ये हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दूसरे कोई डिपॉजिट रखा गया, ऐसा कुछ मैंने बताया क्या आपको? नहीं। क्या बैंकर ने डिपॉजिट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ये ऐसा कुछ मैंने बताया क्या आपको? नहीं बताया। मैंने क्या कहा था? ये हम जो बैंक के साथ लेन देन कर रहे हैं वो है। बैंक आपस में रिजर्व बैंक के साथ लेन देन क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है अपना? करेक्ट है। जिनका ये सही है बहुत बहुत बधाई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइज आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज कंसेप्ट हैवी क्लासेस था। ठीक है, आगे का जो क्लास है मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मैं आपको मनी मल्टीप्लायर समझाऊंगा। इसमें क्या है ना, इस पूरे 1A2 में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मनी सप्लाई, ठीक है, जो हमने कवर कर लिया। ठीक है, आप इस वीडियो को चाहे तो 2 बार देखिए, लेकिन समझ में ये आपको आना ही चाहिए आगे के कंसेप्ट के लिए। दूसरा मनी मल्टीप्लायर, ये हो गया दूसरा चीज़,
जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा अभी हम मतलब आगे हम बात करेंगे। तीसरा था मॉनेटरी पॉलिसी। क्या था तीसरा? मॉनेटरी पॉलिसी। आप ये देखोगे ये लगभग 60 पेज करीब का यहाँ पे आप देखोगे ये PDF है, ठीक है। तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी। ये 3 इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक हम ऑलरेडी आज कवर कर चुके हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को यार लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नया चैनल है इस समय, आपको पता ही है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।